आज की वीडियो में बताऊंगा कि जब पति और पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद पत्नी के द्वारा पति और उसके घर वालों के खिलाफ एफआईआर में नाम लिखवा दिए जाते हैं, उनके रिश्तेदारों के नाम लिखवा दिए जाते हैं और पुलिस के द्वारा भी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता है। कई बार पीड़िता या परिवादी से मिलकर पुलिस की तरफ से फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता है और न्यायालय में सभी आरोपियों के नाम जोड़ते हुए न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं, तो इस संबंध में कानून में एक डिस्चार्ज का भी प्रावधान दिया गया है। डिस्चार्ज क्या होता है और इसमें काम किस प्रकार से किया जाता है, मैं आपको आगे सारी बातें बताऊंगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप अभी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कानून में यह व्यवस्था दी गई है कि अगर आरोपियों के खिलाफ कोई भी प्राइमा फेसी ऑफेंस मेड आउट नहीं होता है, मतलब कि कोई प्रथम दृष्टा अपराध नहीं दिखाई देता है, तो उन व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया जा सकता है, मतलब कि उन पर मुकदमा ही नहीं चलेगा। सेशन ट्रायल में 227 CRPC, वारंट ट्रायल में 239 CRPC और जो कंप्लेंट वाले जो मामले होते हैं, जो न्यायालय में परिवाद के माध्यम से जो शिकायत दर्ज करवाई जाती है, उसमें 245 CRPC के तहत आरोपियों को डिस्चार्ज किया जा सकता है। जब पत्नी के द्वारा 498 AIPC में पति और पति के घर वालों का नाम लिखवा दिया जाता है और यह आरोप लगाया जाता है कि मेरे साथ क्रूरल्टी की गई है। अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा 19/7/2022 को डिस्चार्ज के संबंध में इस बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट पारित किया है, हम आगे देखेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा उन 8 लोगों को भी डिस्चार्ज कर दिया गया था जो पत्नी ने 498 AIPC की FIR में उनका नाम लिखवाया था। इस आधार पर पत्नी के द्वारा अपने पति और घर वालों पर क्या एलिगेशन लगाए गए थे और क्या मामला दर्ज कराया गया था, आप ध्यान से सुनना। इस मामले में पत्नी के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है, मतलब कि जो FIR दर्ज करवाई जाती है उसमें यह आरोप लगाया जाता है कि जो मेरा पति का भाई था किसी एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है और जो उसकी विधवा पत्नी थी उसके साथ उसके अवैध संबंध थे। कहने का मतलब है कि जो पत्नी थी, जो उसका देवर था, उसकी पत्नी के साथ मेरे पति के अवैध संबंध थे। यह आरोप पत्नी के द्वारा अपने पति पर लगाया जाता है और उनके घर वालों पर यह आरोप लगाया जाता है कि पति के घर वाले यानी मेरे ससुराल वाले मेरे से दहेज की मांग करते हैं, मेरे साथ क्रूरता करते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं। ये सारी बातें FIR में लिखवाई जाती हैं। IPC के सेक्शन 498A 506 यानी जान से मारने की धमकी और IPC के सेक्शन 34 में यानी सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए अपराध करना, इन धाराओं में FIR दर्ज करवाई जाती है। पति को मिलाकर 9 लोगों के खिलाफ थाने पर FIR दर्ज करवा दी जाती है। अब पुलिस के द्वारा भी सारे लोगों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है और चार्जशीट पेश होने के बाद उन सभी लोगों के द्वारा CRPC के सेक्शन 239 के तहत एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई जाती है। मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा उस डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। अक्सर हमें यह देखने को मिलता है कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्चार्ज को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है। अब आगे यह होता है कि जब मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है तो उस खारिज आदेश को लेकर उन लोगों के द्वारा सेशन कोर्ट में जाया जाता है और वहां पर एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की जाती है। वहां पर सेशन कोर्ट के द्वारा यह किया जाता है कि जो 9 लोग थे उनमें से 5 से लेकर 9 तक के लोगों का नाम चार्जशीट से हटा दिया जाता है और 1 से लेकर जो 4 लोग थे उनके नाम यथावत रख दिए जाते हैं। 5 से लेकर 9 तक के जो व्यक्ति थे उनका चार्जशीट से नाम हटा दिया जाता है और यह कहा जाता है कि उनके द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया है। अब सेशन कोर्ट के इस खारिज आदेश के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में नागपुर बेंच के समक्ष यह अपील की जाती है। मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा सारे मामले को देखा जाता है, सारे फैक्ट को देखा जाता है और उसमें चार्जशीट को भी देखा जाता है और अंत में क्या डिसीजन
किया जाता है। केस डायरी को देखने के बाद मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पुलिस के पास ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे जिससे यह साबित हो सके कि दहेज की मांग की गई थी, पत्नी के साथ क्रूरल्टी की गई थी। ऐसा कोई भी दस्तावेज या ऐसा कोई भी एविडेंस या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट पुलिस के पास नहीं थे। तो अगर ऐसे मामलों में ट्रायल चलाया जाता है तो यह एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, मतलब कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यह प्रोविजन बना ही इसलिए है ताकि कानून का दुरुपयोग नहीं हो। यह बात कहते हुए मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा 2 केस का जिक्र भी किया जाता है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन केस का हवाला देते हुए सेशन कोर्ट के द्वारा जो बाकी लोगों को डिस्चार्ज नहीं किया गया था और लोअर कोर्ट के द्वारा सभी लोगों को डिस्चार्ज करने से मना कर दिया गया था, तो पति को छोड़कर सभी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि केवल पति पर ही मुकदमा चलेगा, बाकी 8 लोगों पर यह मुकदमा नहीं चलेगा। जो मुंबई हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की गई थी उसके क्रिमिनल नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर भी 498 आईपीसी का पत्नी के द्वारा झूठा मुकदमा किया गया है और आप पर चार्ज नहीं लगाया गया है, तो आप न्यायालय में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाकर इस मुकदमे से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप अभी भी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।